हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हम नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 तरीकों की बात कर चुके हैं। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बात की थी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजम्पशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम। तो पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या कह लीजिए सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, तो आप इस फैक्ट पर ध्यान दें। उसके बाद है रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम से संबंधित जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं ये हम चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं, और यहाँ पर भी जब हमने मेथड्स की बात की है तो वहां पर भी बात कर चुके हैं। हमें पता है कि हम ग्रोस से नेट पे कैसे जा सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कैसे जा सकते हैं, और वापस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे जा सकते हैं। और इसी प्रकार से डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक से नेशनल में भी चेंज किया जा सकता है, नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज किया जा सकता है। तो जो ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हम वो कर चुके हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप वो कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स में। इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट प्राइवेट सेक्टर को मिलता है? दो ही सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो जब हम एनडीपी में से गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? प्राइवेट सेक्टर को जो एनडीपी का पार्ट मिल रहा है। इन गवर्नमेंट सेक्टर की जो या पब्लिक सेक्टर की इनकम क्या होगी? प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है या गवर्नमेंट उद्यमी के रूप में काम करती है तो उससे जो इनकम मिलती है वो। और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनकी सेविंग। नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होंगे? ऐसे डिपार्टमेंट्स जो लीगली गवर्नमेंट से सेपरेट हो चुके हैं और जो अपना अलग अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार अगर हम पब्लिक सेक्टर का शेयर एनडीपी में से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को एनडीपीएफसी का कितना पार्ट मिल रहा है? वो किसके बराबर है? एनडीपीएफसी माइनस जो गवर्नमेंट की इनकम है या सेविंग है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट, ये माइनस करना है। और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ये भी माइनस करना है। ये हमने बात की कि एनडीपी का कितना पार्ट प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। नेक्स्ट हमारा रिलेटेड एग्रीगेट है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर हम ट्रांसफर पेमेंट्स को भी ऐड कर देते हैं। सीधा हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट इनकम क्या होगी। जो फैक्टर इनकम हमने कही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राइवेट सेक्टर को मिल रही है, उसमें क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, उसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगी हमारी। उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स जो गवर्नमेंट दे रही है और जो अब्रोड से मिल रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, वो भी जोड़ देंगे। प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये भी प्लस कर देंगे। तो ये प्राइवेट इनकम हो गई।
प्राइवेट सेक्टर को जितना मिल रहा है, अब्रोड से जो नेट फैक्टर इनकम हो रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट जो नेशनल डेट से मिल रहा है उसको भी प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्राइवेट इनकम। अब नेक्स्ट जो रिलेटेड एग्रीगेट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में हम क्या करेंगे, जितना भी प्राइवेट इनकम है उसमें से अगर कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट सेविंग माइनस कर देंगे तो पर्सनल इनकम आ जाती है। प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेट टैक्स और कॉरपोरेट सेविंग को अगर माइनस कर दिया जाए तो पर्सनल इनकम आ जाती है। उसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कितनी इनकम को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। या तो व्यक्ति उसको कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। या ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जो भी पर्सनल इनकम की हमने बात की थी उसमें से अगर डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए और जो भी फीस एंड फाइन्स गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा उसको भी माइनस कर दिया जाए तो हमारा आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट, ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट आपको पता है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे होगी, नेट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ग्रॉस में से रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहें या डेप्रिसिएशन कहें उसको अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, इसमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए जाएं तो अब ये हमारा बन जाता है एनडीपी एमपी, मार्केट प्राइस पर। उसमें भी अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा एनएनपीएफसी। डोमेस्टिक से हमने नेशनल में चेंज कर लिया है क्योंकि हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर लिया है। प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो ट्रांसफर पेमेंट्स को भी अगर यहाँ पर एनएनपीएफसी में अगर ऐड कर दें तो वो बन जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इन सभी रिलेटेड एग्रीगेट्स को आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके ये पक्के हो पाएंगे। उसके बाद चैप्टर में हमारा डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के मेजरमेंट में क्या क्या कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं उनको हम देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज में क्या है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कई बार फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को हम एज इंटरमीडिएट गुड भी इस्तेमाल करते हैं और एज फाइनल गुड भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है पेपर का कि उसी पेपर को अगर हम प्रिंट आउट्स के लिए यूज करते हैं तो वो फाइनल कंजम्पशन हो जाती है, फाइनल गुड हो जाता है। और अगर उस उन पेजेस का इस्तेमाल बुक के लिए किया जाता है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाता है। तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। उसकी वजह से जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स में या उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। चेंज इन प्राइस, प्राइस भी अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, जब वो वस्तु प्रोसेस में है प्रोडक्शन के तब प्राइसेस कुछ और हैं और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आ जाती है तब प्राइसेस कुछ और होते हैं। तो ये मुश्किल हो जाता है तय करना कि किन प्राइसेस को लिया जाए। नेक्स्ट है सर्विसेज विदाउट रिवार्ड, ऐसी सर्विसेज जिनके बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिलता, जैसे हम घर में जो भी कंट्रीब्यूशन सर्विसेज देते हैं उसके बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिलता है तो उनका एस्टिमेशन उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत बार, वैसे तो हमने देख लिया कि अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करें तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बहुत बार राइज हो जाती है और उसकी वजह से ओवर एस्टिमेशन हो जाता है नेशनल इनकम का। नेक्स्ट है इनकम ऑफ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज को जो इनकम मिल रही है उसमें से कुछ पार्ट वो अपने देश में भी भेज देते हैं और कुछ पार्ट जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं वहां पर भी रहता है, तो उसके कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ये थी हमारी कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। अब बात करें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या क्या होती हैं। बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो बार्टर सिस्टम अगर है तो उन वस्तुओं का जो प्राइस है वो इंक्लूड नहीं हो पाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है अनरिलायबल स्टेटिस्टिक्स। कई बार टैक्स इवेड करने के लिए अकाउंट्स जो प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर के हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किए जाते हैं और कम प्रोडक्शन दर्शाया जाता है ताकि प्रोड्यूसर्स को कम टैक्स देना पड़े, तो इस वजह से अंडर एस्टिमेशन रह जाता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन भी मुश्किल होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि वही व्यक्ति एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा होता है और वही व्यक्ति अगर ड्रोट या फेमिन कुछ आ जाता है तो वो अर्बन एरियाज में भी काम करने लग जाता है, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है ऑक्यूपेशंस का कि वो किस जॉब में काम कर रहे हैं। मिक्स्ड उनके जॉब टाइप रहते हैं, वो एग्रीकल्चर में भी प्राइमरी सेक्टर में भी जॉब करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी में भी, वही व्यक्ति सेकेंडरी सेक्टर में भी कर रहे होते हैं और टर्शरी में भी कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होता अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है और उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते हैं, तो इस वजह से भी अंडर एस्टिमेशन होता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद है नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है और रियल नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम को हम क्या कहेंगे, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उन सब का अगर समेशन कर दिया जाए टोटल गुड्स और उनको प्राइस से मल्टीप्लाई करके अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा होता है नेशनल इनकम। Goods and services produced are multiplied by their prices। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि नॉमिनल किसको कहेंगे और रियल किसको कहेंगे। ये जो टेबल है इनसे आपको समझ आ जाएगा। जब हम नॉमिनल की बात करते हैं तो वो चेंज हमने P और G को मल्टीप्लाई करा है ना, प्राइस को गुड्स से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम कहें कि केवल प्राइसेस में चेंज हो रहा है तो भी नॉमिनल जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज हो जाता है, वो नॉमिनल नेशनल इनकम में आ जाता है। ये देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है 2004-05 का और ये 2013-14 का। ये हमारी कमोडिटीज हैं, उनकी क्वांटिटी है और ये प्राइस है और ये टोटल मार्केट वैल्यू है। यहाँ पर एग्रीगेशन किया हुआ है। क्वांटिटी 20 टन, 100 मीटर 5 टन है और उनके प्राइस ये हैं। अगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है 2013-14 में और केवल केवल प्राइसेस में चेंज है तो ये देखिए कितनी ज्यादा वैल्यू आ रही है, 5000 से बढ़ के 30,000 हो जाती है। ये नॉमिनल नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब नेशनल इनकम में जो इंक्रीज है वो केवल प्राइसेस की वजह से है, प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, फ्लो ऑफ गुड्स में कोई चेंज नहीं आया है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है, केवल प्राइस में इंक्रीज हुआ है, तो वो नॉमिनल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। रियल नेशनल इनकम में क्या होगा, हमारा हमारा जो प्रोडक्शन
कैपेसिटी है और प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज होगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही एग्जाम्पल है 2004, 5 और 13, 14 का जो हमने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ पर प्राइसेस अगर सेम है, प्राइसेस अगर सेम है, क्वांटिटी में चेंज है, तो ये चेंज रियल इनकम का चेंज है, चेंज इन रियल इनकम। रियल इनकम इंक्रीज हुई है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ गुड्स है, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज हुई है और प्राइस हमने कांस्टेंट प्राइस रखे हैं, और जो इंक्रीज है वो क्वांटिटी में इंक्रीज है, तो ये हमारा होगा चेंज इन रियल इनकम। तो आपको समझ आ गया होगा कि नॉमिनल इनकम में प्राइस और क्वांटिटी दोनों में भी चेंज हो सकता है, केवल प्राइस में भी चेंज हो सकता है, लेकिन रियल नेशनल इनकम में हमारा केवल क्वांटिटी में चेंज हम देखते हैं और प्राइसेस को कांस्टेंट प्राइसेस पर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, कांस्टेंट प्राइसेस लिए जाते हैं। जो हम बेस ईयर की बात करते हैं कि एक बेस ईयर लिया जाता है और उसी के प्राइसेस के अकॉर्डिंग आगे के जो ईयर्स हैं उनमें कांस्टेंट प्राइसेस के बेसिस पर कैसे हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद है ये कांस्टेंट प्राइसेस की हमने बात कर ली, आप यहां से रेडी कर लेंगे। अब हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, एक जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, या कभी भी जब कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी करंट प्राइसेस पर और जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर, अगर कांस्टेंट प्राइसेस पर जो जीडीपी है उससे डिवाइड कर दें जीडीपी एट करंट प्राइसेस को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100 भी करा हुआ है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें जो प्राइसेस प्रिवेलिंग हैं उनको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो करंट प्राइसेस होंगे, और ये प्राइस कौन से हैं, जो बेस ईयर के प्राइस हैं। अगर हम जीडीपी कहें या वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहें वो सेम थिंग है, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि रियल नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये हम एक चीज है, रियल नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो ये कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, जो अभी प्राइस चल रहे हैं उसके साथ नेशनल इनकम, और उसको या तो हम करंट प्राइस इंडेक्स से भाग कर दें या जीडीपी डिफ्लेटर से भाग कर दें इनटू 100। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ है, जो डिफ्लेटर है वो क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस बाय जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस, या इसको कहें कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। एक आपको टेबल में दिखाया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये ईयर है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, ये 2014 में जो प्राइसेस हैं उसके बेसिस पर नेशनल इनकम है। ये प्राइस इंडेक्स की वैल्यू है या जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है। और नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइसेस पर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जो करंट प्राइसेस पर नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाए अगर जीडीपी डिफ्लेटर से इनटू 100, तो हमारी वैल्यू आ जाती है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस पर। उसके बाद है हमारा यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कि करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस में क्या डिफरेंस है नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस कैन इंक्रीज इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो हमने कहा कि क्वांटिटी में अगर कोई चेंज ना हो बट ओनली प्राइसेस हैपन टू इंक्रीज, केवल प्राइस में चेंज हो, तो नॉमिनल नेशनल इनकम में इंक्रीज हो जाता है। इन कंट्रास्ट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस पर क्या होगा, विल इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब क्वांटिटी में चेंज होगा और प्राइसेस कांस्टेंट रखकर तब मेजर करेंगे, तो वो जो चेंज है वो रियल
नेशनल इनकम में चेंज है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? नेशनल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है। उसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी वेलफेयर को मेजर कर पाता है? नहीं, वेलफेयर में बहुत से और कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वेलफेयर को जीडीपी मेजर नहीं कर पाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रखा है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में है या सभी लोगों को इक्वली मिली हुई है या बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका ज्ञान हमें जीडीपी की हेल्प से नहीं हो पाता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी में किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, क्या वो वस्तुएं इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं या डिफेंस गुड्स पर खर्च किया जा रहा है या टोबैको या लिकर जैसे आइटम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो जीडीपी की हेल्प से हमें केवल वैल्यू का पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि इकोनॉमी में किन किन वस्तुओं का और कितना प्रोडक्शन हो रहा है और वो कितनी यूजफुल हैं या कितनी कम यूजफुल हैं या डेंजरस हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की जो हमने बार्टर सिस्टम की बात की है वो भी होते हैं, तो जीडीपी में वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है उनको कंसिडर नहीं किया जाता जीडीपी में और जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है। और फोर्थ वन है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, उनकी परिभाषा देख लीजिए। Externalities refer to good and bad impact of an activity without paying the price or penalty for that। अगर गुड इम्पैक्ट है और उसके बदले में हम प्राइस पे नहीं कर रहे हैं और बैड इम्पैक्ट है और उसके लिए हम पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाती हैं एक्सटर्नैलिटीज। तो एक्सटर्नैलिटीज की वजह से भी जीडीपी वेलफेयर को मेजर नहीं कर पाता है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर को क्यों नहीं मेजर कर पाता है जीडीपी, क्या लिमिटेशंस हैं? फर्स्ट क्या है? वैल्यू एडिशन इन अ ब्लैक इकोनॉमी और अंडरग्राउंड इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी जब हमारा प्रोडक्शन अनअकाउंटेड रह जाता है, जानबूझकर उसको कम रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि टैक्स से बचा जा सके, इस वजह से जो जो पोर्शन होता है जीडीपी का वो ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कंट्रीज का दिया हुआ है। 1/3 ऑफ जीडीपी कैसा होता है? अंडरग्राउंड इकोनॉमी। In India, underground economy is estimated to be nearly 1.1/3 of GDP। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ब्लैक इकोनॉमी की या अंडरग्राउंड इकोनॉमी की। नेक्स्ट है नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज एंड वैल्यू एडिशन, बार्टर सिस्टम की जो हमने बात की। डाइवर्जेंस बिटवीन चेंज इन जीडीपी एंड चेंज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। ये भी हो सकता है कि जीडीपी की सेंस में हमें दिख रहा है कि वो इनकम कम हो रही है लेकिन वेलफेयर लोगों का बढ़ रहा है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सर्जन का। अगर वो जितने ज्यादा घंटे काम करता है तो उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रेफरेंस लेजर की है, रेस्ट की है और वो 1 घंटा 2 घंटा कम काम करता है, तो उसकी इनकम तो कम होगी लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, उसका वेलफेयर ज्यादा होगा, क्योंकि जैसा वो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने वर्किंग आवर्स को घटा रहा है। तो जीडीपी और इकोनॉमिक वेलफेयर में कई बार डाइवर्जेंस या कंट्रास्ट भी हो जाता है। अगर हम जीडीपी की सेंस में बात करें तो जीडीपी कम हो रही है लेकिन वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक बेड्स जो हमने एक्सटर्नैलिटी की बात की, जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे पोल्यूशन भी होता है और उस पोल्यूशन से सोशल कॉस्ट भी अराइज होती है और उस सोशल कॉस्ट को हम माइनस नहीं करते हैं जीडीपी में से, तो वो यहाँ पर भी जीडीपी वेलफेयर का सही मापक नहीं होती है।
ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है नेशनल इनकम मेजरमेंट का वो फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।